नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रयागराज के तट पर चल रहे कुंभ मेले में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। 29 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की इस बैठक में माना जा रहा है कि धर्म और संस्कृति से जुड़े प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। ये पहली बार होगा कि प्रदेश कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ से बाहर होगी। हालांकि विपक्षी दलों को सरकार का ये कदम राजनीतिक स्टैंड से ज्यादा नजर नहीं आ रहा। विपक्षी दलों को लगता है कि कुंभ के जरिए बीजेपी सरकार हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, जिसका कोई फायदा उसे नहीं मिलने वाला। वहीं सरकार का मानना है कि कुंभ की ब्रांडिंग के जरिए पर्यटन को काफी फायदा पहुंचेगा, जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही, साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा बसपा के बीच हुए गठबंधन और कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में सरकार कुंभ की ब्रांडिंग के साथ साथ अपनी सरकार की भी ब्रांडिंग कर रही है, जिससे हिंदुओं को अपने पाले में किया जा सके और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा भी मिल पाए। ऐसे में आज लोकतंत्र में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रयागराज में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक क्या वाकई बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है। कुंभ के आयोजन में इस बार जिस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल किया गया, उससे पर्यटन को ज्यादा फायदा पहुंचेगा या फिर इसका ज्यादा लाभ बीजेपी को वोट के तौर पर मिल सकता है। और विपक्षी पार्टियां जिस शोसेबाजी का आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रही हैं, उसमें आखिर कितना दम है। आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। यूपी की योगी सरकार प्रयागराज कुंभ में कल कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। दरअसल प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद ये बात उठी थी कि प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। अब जबकि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन चल रहा है, तो सरकार ने तय किया कि कैबिनेट की बैठक यहां पर होगी। हालांकि विपक्ष कुंभ के दौरान प्रयागराज में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक को शोसेबाजी और राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रयागराज के तट पर चल रहे कुंभ मेले में 29 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक करेगी। ये बैठक प्रयागराज में कुंभ मेला स्थल के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में होगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कुंभ में संगम में स्नान भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य 450 साल के बाद खोले गए अक्षयवट और सरस्वती कूप के दर्शन करेंगे। कैबिनेट बैठक में इस बार धर्म और संस्कृति से जुड़े प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। उस कुंभ एक ऐसी जगह जहां पूरा विश्व का आयोजन हो रहा है, पूरे विश्व के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम कारोबारी, तमाम विश्व के तमाम सांस्कृतिक जो राजनयिक लोग आ रहे हैं, और वहां हमारे देश के राष्ट्रपति भी जा रहे हैं। अगर वहां पर कुंभ के किनारे अगर पूरी कैबिनेट भी होती है, तो इसमें ऐसा क्या है जो विपक्ष को नकारात्मक नजर आ रहा है। हालांकि विपक्ष प्रयागराज में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक को शोशेबाजी और राजनीतिक स्टंट करार दे रहा है। जो कुंभ है ये एक आस्था का विषय है, एक धर्म का विषय है। इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। अगर आपके अंदर धर्म और आस्था है तो आप जाइए कुंभ में स्नान करिए। उसके लिए कैबिनेट बिठाने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट की जो सही जगह है वो सही जगह पे होनी चाहिए और सही मुद्दों पे होनी चाहिए। देखिए, कैबिनेट मीटिंग लखनऊ में हो या किसी हिस्से में हो, मसला है कि जब कैबिनेट मीटिंग के बाद परिणाम निकलने चाहिए। अभी तक 2 साल की राजनीति में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, वहां शोशेबाजी ज्यादा हो रही है, दिखावा ज्यादा हो रहा है और धरातल पर जो है काम उतर नहीं रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब प्रदेश की कैबिनेट की बैठक राजधानी लखनऊ के बाहर होगी। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक लखनऊ में मंगलवार को होती है। दरअसल योगी सरकार ने कुंभ मेले के लिए 4,236 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। साल 2013 के महाकुंभ के बजट का ये 3 गुना है और ये अब तक का सबसे महंगा कुंभ है। कुंभ 4 मार्च तक चलेगा और इसमें करीब 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। माना जा रहा है कि कुंभ का भव्य और सफल आयोजन कर योगी सरकार अपनी भी ब्रांडिंग कर रही है। लोकसभा चुनाव पास हैं और ऐसे में जब यूपी में बीएसपी और सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में नई स्फूर्ति आई है, बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश रहेगी कि कुंभ के जरिए वो हिंदुओं को अपने पाले में कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो आज लोकतंत्र में हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक क्या वाकई सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। कुंभ के आयोजन में इस बार जिस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल किया गया, उससे पर्यटन को ज्यादा फायदा पहुंचेगा या फिर इसका ज्यादा लाभ बीजेपी को वोट के तौर पर मिल सकता है। और विपक्षी पार्टियां
जिस शोसेबाजी का आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रही हैं, आखिर उसमें कितना दम है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। फटाफट अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के इन सभी सम्मानित अतिथियों से। अमित पुरी साहब हैं, आप नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता रतन सेन सिंह शामिल हैं। प्रदीप सिंह जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अमित पुरी साहब मैं आपसे ही करूंगा। प्रयागराज में कैबिनेट की बैठक के पीछे कोई खास रणनीति है क्या सरकार की? निश्चित रूप से रणनीति है, और वो रणनीति ये है कि जो आपके कार्यक्रम का शीर्षक है लोकतंत्र, उस लोकतंत्र में संसदीय प्रजातंत्र की जो कल्पना की गई संविधान के अंदर, वो कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई, वेलफेयर स्टेट की। और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि लोगों के डोर स्टेप्स तक गवर्नमेंट को ले जाना और लोकल इश्यूज को एसेस करने के लिए गवर्नमेंट को इनपुट्स देना और ऐसे अवसर प्रोवाइड करना जिससे बड़ी मात्रा में लोगों से मिलने का अवसर मिल सके। अब इस पूरी बहस के जेरे बहस 2 एस्पेक्ट जो मुझे समझ में आते हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जी जी। एक, इसकी लीगैलिटी में कहीं कोई फ्लॉ है कि आउटसाइड द स्टेट कैपिटल या सीट ऑफ पावर से अतिरिक्त कैबिनेट की मीटिंग की जाए। जी। दूसरा, क्या मोरालिटी के क्वेश्चन के ऊपर कोई सवाल है? और तीसरा सवाल आपने जो खुद रेज किया अपनी रिपोर्ट में, पॉलिटिकल फॉलआउट्स क्या होंगे? तो जहां तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी का सवाल है, मेरे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 जनवरी 1961 को जारी किए थे वो भी रखे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की जो हैंडबुक है जिससे बिजनेस कंडक्ट होता है वो भी है, और संविधान का अनुच्छेद 74-75 कैबिनेट के बारे में चर्चा करता है। जी जी। कहीं पर भी कोई संवैधानिक ऐसी अनहर्यता नहीं है, यानी दीवार नहीं है कि कैबिनेट की मीटिंग स्टेट कैपिटल से बाहर होना कोई लीगल फ्रेमवर्क के बाहर है। तो इस पर सवाल नहीं है, नहीं है, पूर्णतः संवैधानिक कत्र है। इस पर सवाल नहीं है। दूसरा, सवाल इस बात को लेकर है कि कुंभ की ब्रांडिंग के जरिए और साथ ही प्रयागराज के तट पर मैंने तीनों खंडों, अगर कैबिनेट की बैठक होती है में बांटा है, तो उससे क्या हिंदू वोटर्स का पोलराइजेशन करने की कोशिश है क्या सरकार की? आरोप विपक्ष की तरफ से। अरे महाराज, मैंने अक्षय जी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन के ऊपर बात रखी, सर सीधे मुद्दे पर आइए ना। अब मुझे जो रखना मैं रख रहा हूं। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 2 तरीके से रूल करती है, आइदर बाय रूल्स और बाय कन्वेंशंस। तो रूल्स मैंने आपको बता दिए, रूल्स में कहीं पर दीवार नहीं है। अब कन्वेंशंस पे आ जाइए, मैं कन्वेंशंस रख देता हूं। जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल आपने लिया यूके से, लंदन में 1921 में बड़ा इवेंट था, और उस समय डेविड लॉयड जॉर्ज ने लंदन के बाहर कैबिनेट आयोजित की। ये पहला इंसिडेंस मैं आपको कोट कर रहा हूं। अब अपने देश के बारे में आता हूं जी। 11 फरवरी सन 2014 को वेस्ट बंगाल की कैबिनेट ममता जी ने आहूत की बाहर। सर अमित पुरी साहब, आप सीधे मुद्दे पर आइए ना। हम आपसे ये बैठक लखनऊ के बजाय आप कहां पर कर रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर नहीं है, जिस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चलिए हम उसका जवाब आपसे जानना चाहते हैं। इतनी देर की क्या हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? ये विपक्ष के आरोप हैं। अगर आप ये माने कि कुंभ एक हिंदू आयोजन है, तो मुझे उन लोगों की बुद्धि पे तरस आता है जो इसे एक हिंदू आयोजन मानते रहे। कुंभ एक सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें पर्यटन, बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनके प्रतिनिधि आते हैं जी। ये सांस्कृतिक उत्सव है, इसलिए इसको हिंदू वोट बैंक से जोड़ना मैं मानता हूं उतनी ही संकुचित मानसिकता है जितना संकुचित वर्ड का अर्थ किसी भी शब्दकोश में दिया गया होगा। इसलिए कहीं से भी ये कोई रिलीजियस आयोजन नहीं है।
ठीक है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष के आरोपों में वो दम नहीं है। मैं प्रदीप सिंह जी आपके पास आऊंगा, आप लोगों को क्यों राजनीतिक स्टंट नजर आ रहा है? अच्छा, राजनीतिक स्टंट की बात नहीं है और किसी को भी इस बात की आपत्ति नहीं है कि आप इलाहाबाद में करिए, बनारस में करिए, मोहनलालगंज में करिए, कहीं करिए। इलाहाबाद में करने पर यह बात जरूर थी कि वहां पर जब कैबिनेट बैठक करेगी तो जो श्रद्धालु पूरी दुनिया से वहां आ रहे हैं तो उन्हें वहां आने जाने में, वहां रहने पे उनकी जो उन्हें तमाम चीजों में असुविधाएं होगी, ये आपत्ति जरूर है। बाकी आप क्यों कैबिनेट बैठक कहाँ करनी है ये आपकी इच्छा है। आप चाहे मोहनलालगंज में कर लो, सुनहरा गांव में कर लो। सवाल इस बात का है कि कुंभ में बैठक करने से पहले, कैबिनेट बैठक करने से पहले मुख्यमंत्री महोदय को जिस मां गंगे का में डुबकी लगाकर हम अमृत स्नान करते हैं, जिस पर बहुत बड़े बड़े दावे सरकार ने किए हैं, आज भी जो वहां मां गंगे का आंचल मैला है। जब जो तेलियरगंज के नाले की बात करते हैं, जिन्होंने बताया था 120 साल पुराना वो नाला है जिसे हमने बंद कर दिया है, आज भी वहां सीवर का पानी गिर रहा है। ये चीज अगर ठीक करा दी होती तो निश्चित तौर पर सरकार, ये तो प्रदीप सिंह जी अव्यवस्थाओं की बात हो गई कि अगर कहीं पर गड़बड़ियां है उसको दुरुस्त होना चाहिए। जब सरकार मेरा सवाल आपसे कुछ दूसरा है। सांसद ये कहते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ये शोषेबाजी करने की कोशिश कर रही है, इस पर जवाब दीजिए ना। करियों पर कहाँ रहेगा? सांसद कहते हैं विपक्ष का सवाल नहीं है, ये कहते हैं। जी अच्छा बताइए सर, मेरी आवाज आप तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच रही प्रदीप सिंह जी? क्या? हाँ, पहुंच नहीं रही, आप बताइए। सर, मेरा सीधा सवाल यह है कि जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है कि सिर्फ शोषेबाजी करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक स्टंट है हिंदू वोटरों को अपने पाले में करने का, इसके पीछे वजह क्या नजर आती है? इस पर जवाब दीजिए ना, हम कमियों पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बयान अच्छे कांग्रेस के किसी नेता का आया क्या? या कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का आया? नहीं हो सके सहयोगियों की तरफ से तो आया। तो जब नहीं जिनका आया, कम से कम ऊपरी तौर पर, जिनका कम से कम ऊपरी तौर पर तो है, सवाल कांग्रेस से नहीं होना चाहिए का कि हम भले ही अलग अलग चुनाव लड़े लेकिन अंत में हम एक साथ हो सकते हैं। रतन सिंह जी, कुछ गलत बोला क्या मैंने? जी रतन जी। अक्षय जी, देखिए, इस पर जो कुछ भी आप लोगों का इस पर जो आप बहस करा रहे हैं, मैं बहुत ही शांत मन से इस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, कुंभ जो है भारतीय सनातन परंपरा का सबसे बड़ा आयोजन है। कल्पवास कुंभ की आत्मा है और कल्पवासी कुंभ का श्रृंगार है। मैं एक रामचरितमानस की लाइन उद्धृत करना चाहूंगा जी, जिसमें लिखा है कि मुद मंगलमय संत समाजू जौ जग जंगम तीर्थ राजू। इसका अर्थ यह है कि संत समाज उस कुंभ स्थल पर इतना मुदित और मंगलमय हो जाता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और वो प्रयागराज एक ऐसा स्थान है जो समस्त प्रकार के त्याग जो वहां करना चाहता है, जो दान करना चाहता है, सब कुछ स्वीकार करने की उसकी क्षमता है। ये जो धार्मिक ग्रंथ में लिखा गया है, मैं इसको 1 मिनट में इसलिए कहना चाहूंगा अक्षय जी, कि भगवान शिव ने जब दान देने के लिए ढूंढा अपने विवाह में तो कोई तैयार नहीं था, तो उन्होंने एक जंगम साधु अपने से बनाया और जिनको कि उसको दान दिया, दक्षिणा दिया। तो प्रयागराज को कहा जाता है वो जंगम साधु की जगह की तरह वो स्थान है। इस कथन का अर्थ समझ रहा हूं जाता है। आप ये कहना चाहते हैं ना कि पूर्व मुख्यमंत्री और आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई दान नहीं दिया गया, जबकि दान देना चाहिए। तो आप सीधा मुद्दे पर आइए ना, आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस चीज का दान करे? बस मैं इसी पर आना चाहता हूं कि देखिए, वो ऐसी धरती है जहां पर धन, यश, वैभव, पाप, दंभ, लोभ, मोह, जो भी इंसान की, देखिए वहां पर दान देने का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वेनसंग ने लिखा था कि राजा हर्षवर्धन जाते थे, दान देते थे अपने समस्त राजसी ठाट बाट, यहां तक कि सर ये राजशाही नहीं है ना, देते थे। ये राजशाही नहीं चल रही देश में ना। जाते हैं
मैं फिर से कह रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिएगा अक्षय जी, मैं जवाब देता हूं और इनके उस कुंभ में जो इनका कैबिनेट है उस पर सवाल खड़ा करता हूं कि वहां पर जो संत जाते हैं अपने जीवन भर की तपस्या का जो मूल है उसका वहां के कल्पवासियों को दान देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो योगी की सरकार वहां पे जा रही है जी, क्या इनके अंदर का जो दंभ है, जो इनके अंदर का अहंकार है, जो जनता के प्रति किए हुए वादों के झूठेपन का है, जो इनके जीवन में इन्होंने अपने शब्दों में जिस तरीके का, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने और संतों के समागम से उस प्रयागराज में कौवा भी वो कोयल बन जाता है और बगुला भी हंस बन जाता है। अर्थात अपने तमाम कुकृत्यों को छोड़ करके सुकृत्यों की ओर आगे बढ़ता है। मेरा सवाल है कि क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं पौराणिक और धार्मिक बातें ज्यादा कर रहे हैं, असल मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो उन आरोपों के पीछे आधार क्या है? पीटने वाली सरकार, चर्चा को शुरू हुए तकरीबन 15 मिनट का वक्त हो गया, शब्दों से नवाजने वाली सरकार, सीधे मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि शोषेबाजी है, राजनीतिक स्टंट है, तो इसके पीछे की वजह बताइए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को गुमराह नहीं करना चाहते। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अतुल चंद्रा जी, एक रिएक्शन आपसे ले रहा हूं। ये स्पष्ट तौर पर कहने से बचने की कोशिश क्यों हो रही? क्या आप पहले आरोप लगाते हैं कि शोषेबाजी है, ये दिखावा करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, फिर आप पौराणिक बातों में लीन हो जाते हैं? ये भ्रमित नहीं होता है इससे समाज? ये पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। देखिए, कुंभ जो है वो एक धार्मिक आयोजन है, हम उसको सांस्कृतिक आयोजन नहीं मानते हैं, क्योंकि वो मकर राशि से जुड़ा हुआ है, जी, मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है, और वहां पर साधु सन्यासी जितने हैं वो सब आते हैं स्नान करने के लिए, और बाकी जो हिंदू हैं वो भी वहां इकट्ठा होते हैं। तो इसको सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सभी दल एक बड़े वोट बैंक की तरह इस इवेंट को देख रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी वहां डुबकी लगाई, प्रियंका गांधी के भी जाने की बात हो रही है, राहुल के भी जाने की बात हो रही है, और बीजेपी तो अपनी पूरी कैबिनेट लिए जा रही है। देखिए, बात कैबिनेट मीटिंग की वहां हो रही है, उसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट्स हैं उसके जी। और 2017 में योगी जी ने ये भी कहा था, वो एक खबर आई थी, उसका कोई ऑफिशियल वो नहीं था जी, कि सरकार को लोगों तक ले जाने के लिए यूपी के हर शहर में कैबिनेट मीटिंग हुआ करेगी जी। लेकिन इतने महीनों में, लगभग 2 साल में ऐसा मौका नहीं आया। अब कुंभ के मौके पर ये बात ख्याल आई कि यहां पर कैबिनेट मीटिंग होनी चाहिए। आप देखिए तो योगी सरकार का जो जोर है जी, जितना भी उनका तवज्जो जिसको कहते हैं जो दे रहे हैं, वो धार्मिक चीजों को ही दे रहे हैं। ये कैबिनेट मीटिंग मथुरा में भी हो सकती थी जी, ये कैबिनेट मीटिंग अयोध्या में भी हो सकती थी। इन दोनों जगहों को बड़ा तीर्थ स्थान का दर्जा दे दिया गया है जी प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रदेश सरकार और भी हिंदुत्व एजेंडा को, गायों को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो उसके लिए ये जो वोट बैंक है, इसको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें और मजबूत पकड़ करें, क्योंकि राम मंदिर नहीं बना है। देखिए, राम मंदिर को लेकर के जो भी निराशा होगी उसको दूर करने के लिए एक ये प्रयास भी है। तो अब इसमें ये वोट, जैसे अखिलेश यादव भी एक शंकराचार्य के साथ बैठे हुए थे, लोगों पत्रकारों से बात भी कर रहे थे जी। जब प्रियंका जाएंगी तो उनके साथ भी यही होगा। तो जाहिर सी बात है, अब देखना ये होगा कि किस पार्टी को ये वोट बैंक ज्यादा पसंद करता है। लेकिन इसको किसी भी तरह से वो कोई भी कलर देने की कोशिश की जाए, चाहे बीजेपी, चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, सच्चाई ये है कि इस इवेंट को
सिर्फ हिंदू वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास है। इसीलिए आज हम इस बहस को चर्चा में लेकर आए हैं कि अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो क्या इस तरह के आयोजनों से वाकई में ध्रुवीकरण होता है? आम जनता विकास के कामों को ज्यादा तवज्जो देती है या फिर इस तरह के आयोजनों से ज्यादा प्रभावित होती है? खैर, मैं अमित पुरी साहब एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, क्योंकि चर्चाओं का बाजार गर्म है कि धर्म संसद से पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी सरकार कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ यूपी के एजेंडा और डिसीजन में ऐसी कोई चीज नहीं है, और जो डिसीजन नहीं है उस पर कोई टिप्पणी करने का मैं दुस्साहस नहीं करता, और मैं उस तरह की चर्चाओं में सम्मिलित अपने को मानता भी नहीं। नंबर एक, अभी बड़ी चर्चा चली कुंभ के बारे में, सबने अपने अपने मत मतांतर रखे, ठीक है, सबका अपना मत है, लोकतंत्र इसी का नाम है। लेकिन रामायण की एक और पंक्ति भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना थी उसने उसी भावना के अनुरूप देखा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कांग्रेस कह भी रही थी और नहीं भी कह रही थी, गुड़ भी खा रही थी, गुलगुलों से भी परहेज था। कुंभ का प्रयागराज मोहनलालगंज के बराबर कांग्रेस मानती है, और स्वागत है, कांग्रेस को मानना भी चाहिए। लेकिन वो इसलिए कि एक्सीडेंटल हिंदूज की पार्टी कुंभ के को मोहनलालगंज क्या कि सोरा मऊ, सोसा मऊ, फाफा मऊ किसी भी जगह से तुलना कर सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस यही साहस काबे के बारे में भी कर सकती है? ये सवाल इस देश की 135 करोड़ जनता के सामने है। ज़ेरे बहस है कि आप कुंभ को मोहनलालगंज और सोहरा मऊ, फाफा मऊ और तमाम जगह से जोड़ सकते हैं। ये दुस्साहस अगर आपके मन में है तो क्या यही दुस्साहस आप काबे के बारे में भी? आप कह रहे कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं, कांग्रेस को कुंभ पे आपत्ति नहीं, और प्रकारांतर से आप उन चर्चाओं को हवा भी देंगे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ये जान ले कि वो किस ब्रीफ और किस नैरेटिव को होल्ड कर रहे हैं। कम से कम कुंभ के बारे में, प्रयागराज के बारे में कुछ तो श्रद्धा मन में होनी चाहिए, कुछ तो इस देश के मानबिंदुओं के बारे में, मैं हिंदुओं के मानबिंदु नहीं कह रहा, इस देश के मानबिंदुओं के बारे में कुछ तो चर्चा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने समाजवादी पार्टी के मित्र को सुना, ठीक है, उन्होंने अपनी तरीके से चीजों की व्याख्या की, लेकिन एक छोटी सी बात उनसे भी जिज्ञासा के तौर पर पूछ रहा हूं। तमाम तर लोग वहां नहाने जा रहे हैं, आपके प्रमुख और मुखिया भी गए। आपने कहा कि बगुला भी स्नान करता है तो हंस हो जाता है। अब कितने बगुले वहां स्नान करके हंस बनेंगे, यह भी जेरे बहस देश की जनता के सामने सवाल। प्रदीप सिंह जी, जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल। अच्छा, देखिए, साफ स्पष्ट है कि कांग्रेस ने सरकार की कैबिनेट बैठक कहां हो इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस कुंभ को कमतर आकर रही है और इनके पास पूरी जिम्मेदारी इनके पास है, यही कुंभ के बारे में समझते, बाकी हिंदू नहीं है, और यही हिंदू है, यही तो इनकी कल्पना है कि आप नाले का जिक्र कर रहे थे, वहाँ के स्वच्छ पानी के बारे में किसी पार्टी के प्रवक्ता आपत्ति व्यक्त नहीं किया, नहीं, और तमाम मीडिया अमित पुरी साहब सुन तो लीजिए, आपके बीच में उन्होंने नहीं टोका, उन्हें भी सुन लीजिए, उन्हें भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। हार के डर से बौखलाइए नहीं, सुनिए जवाब। जब सवाल किया है, आरोप लगाए हैं, तो जवाब सुनने का साहस भी रखिए। दूसरी बात, हमने फिर सवाल ये किए थे, अगर मुख्यमंत्री जी ये बात कहते कि मां गंगे का आंचल साफ हो गया और उस पर प्रयास ईमानदारी से करते तो हमें अच्छा लगता, प्रदेश की और दुनिया की आवाम को अच्छा लगता। जब आपने अभी एक डर की बात कही, आरोप लगाया जा रहा है, प्रदीप सिंह जी, आपने डर की बात कही कि हार का डर है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए तमाम तरह की कवायद कर रही है ताकि ध्रुवीकरण हो सके। तो मुझे ये बताइए कि डर गठबंधन से ज्यादा है, गठबंधन से ज्यादा डर है भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? 2019 के बाद कुंभ का अमित पुरी साहब, प्लीज। कांग्रेस तय करेगी कब होगा। अमित पुरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा जी, आप अपने शब्द हमारे मुंह में नहीं डाल सकते। मैंने ये कभी नहीं कहा कि कुंभ में बैठक करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि देश की आवाम ने समझ आपने डर की बात तो कही कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है।
प्रदीप सिंह जी, आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि हार का डर है बीजेपी को। रही है कि जब कांग्रेस जब बोल रही थी तो बौखलाहट थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की। बीच में बोलना जरूरी इसलिए था कि कांग्रेस की आवाज लोगों तक न पहुंच पाए। मुझे ये बता दीजिए, जब आपने डर की बात कही है तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि बीजेपी को ज्यादा डर गठबंधन से, सपा बसपा के, या फिर कांग्रेस से? किससे ज्यादा डर रही? भारतीय जनता पार्टी को देश की आवाम से, जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं, देश सर ये गोल गोल मत घुमाइए ना, चित भी अपनी, पद भी अपनी, सीधा जवाब दीजिए ना। जब आप डर की बात कर रहे हैं तो सीधा बताइए कि किससे ज्यादा डर है? आज सवाल कर रहा है कि आपने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी। फिर देखिए फिर आप मुद्दे से इधर उधर भाग रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज में होने वाली योगी कैबिनेट की बैठक क्या वाकई बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कुंभ के आयोजन में इस बार जिस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल किया गया उससे पर्यटन को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, या फिर इसका ज्यादा लाभ बीजेपी को वोट के तौर पर मिल सकता है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रतन सेन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपको भी लग रहा है कि सूबे में बिगड़ते राजनीतिक समीकरण से बीजेपी की सरकार डर गई है, घबरा गई है? अच्छा जी, एक बात तो सब पूरी दुनिया जानती है, पूरे जितना जहां भी लोकतंत्र है, ये सारे लोग समझते हैं कि जब आप जनता के हितों की बात करके उस पर खरा नहीं उतरेंगे तो सवाल उठते हैं। और सवाल ही नहीं उठते बल्कि जनता एकत्रित होकर के आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज जो इस देश और प्रदेश का माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ आम जनता की आवाज है। मैंने एक दिन आपके चैनल पे कहा था, फिर आज कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, जब बातें ट्रेन के कंपार्टमेंट में होने लगे, जो कुंभ स्नान करने जाने वाला जो भीड़ वाला कंपार्टमेंट है, डब्बा है, बस में बैठ करके जाने वाला यात्री है, जब उनके अंदर ये बातें चलने लगे कि सरकार किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं है, सरकार की नीतियां जनहित के खिलाफ है। चाहे वो किसानों को देख लीजिए कि जिस तरीके से ये भाषणबाजी चल रही है, लेकिन किसानों के खेत बर्बाद हो रहे हैं, उनको ठीक से उनकी सुरक्षा, अब आप समझ लीजिए किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। एक लाइन में सिर्फ कह देता हूं कि किसान आज की तारीख में अपने खेतों की सुरक्षा में जितना खर्चा कर रहा है उतना उसका उत्पादन नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जमीन की बात है। नौजवानों की स्थिति क्या है आप पूरा देश जानता है, इनका सरकारी आंकड़ा भी बता रहा है। और इस बात से पूरा देश सहमत है जो नितिन गडकरी जी ने कल कहा था कि आप अगर कोई वादा करते हैं और उस पर खरा नहीं उतरते हैं तो जनता पीटती भी है। दरअसल ये पिटाई का डर है। एक सवाल और भी तो रतन सेन जी उठेगा, और स्पष्ट कर दो। नहीं, फिर ये गठबंधन की क्या जरूरत, जब आप लोग खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नाकामी इतनी है कि लोगों में गुस्सा है, जो कि चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा जब एक मतदाता वोट के लिए जाएगा। फिर ये गठबंधन की जरूरत क्या है? ये मैसेज फिर अलग नहीं जाता लोगों में? नहीं, देखिए मैं फिर कहना चाहता हूं, कभी भी राजनीति में कभी भी दुश्मन को, या दुश्मन शब्द मैं हटा लेता हूं, अपने विपक्षी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कितने बड़े तिकड़मबाज हैं। काल नेम की तरह ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रूप बदलते रहते हैं। कब साधु के रूप में कौन राक्षस बैठा इसका कोई अंदाजा नहीं। अक्षय जी, हम लोग इस भ्रम में, इस दंभ में कतई नहीं आने वाले हैं कि हमसे ये बहुत कमजोर है, हम इनको अकेले निपट लेंगे। जब ये मिलकर के हम पर आक्रमण कर रहे हैं 40 दलों का गठबंधन बना करके, तो हम, आप एक, मैं बता रहा हूं, कौरवों के पास सबसे बड़ी सेना थी, सबसे बड़े। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, छोड़िए कौरवों को और पांडवों को, वो इतिहास की बात है, मौजूदा स्थिति पर बात कीजिए। रतन सेन सिंह, समय आने मुझे ये बताइए, क्योंकि प्रदीप सिंह जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। रतन सेन सिंह जी, प्रदीप सिंह जी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपसे जवाब मिल पाए। ज्यादा डर बीजेपी को किससे है, गठबंधन से या फिर कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से? मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, जो गठबंधन है असल में देश की आत्मा का गठबंधन है। यहाँ इस देश में सबसे ज्यादा दबे कुचले पीड़ित, तो देश की आत्मा से कांग्रेस बाहर है क्या? वंचित वर्ग का ये देश है। मैं उसको फिर से स्पष्ट करता हूं, देश की आत्मा का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का घबराना स्वाभाविक है। दूसरी बात, मैं प्रदीप जी के पक्ष बात बोल देता हूं जो आपको उन्होंने नहीं बोला जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक हुआ करता था, वही वोट बैंक
ट्रांसफर होकर के बीजेपी में चला गया था समय बीतने पर। आज उनका जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपना रही है जिसमें बीजेपी को ये भय नहीं सता रहा है, बल्कि ये पूरी तरह से मुतमईन है कि इनका वोट बैंक गया। वो जो डर है, इसलिए इनको हमेशा सवाल होता है अखिलेश यादव जी के गंगा स्नान पर। मैं कहना चाहता हूं अक्षय जी, आपके चैनल पर, आपके इस कार्यक्रम में बहुत जिम्मेदारी से, भारत में सनातन परंपरा, हिंदुत्व के तमाम पंथ हैं, लोगों का धार्मिक भावना व्यक्त करने के तमाम अपने आधार हैं, तमाम तरीके हैं। इन लोगों की वही मानसिकता आज तक रह गई है जिसमें ये दलितों पिछड़ों के कान में वेद वाक्य जाने पर शीशा पिघला करके डाल देने की नीयत रखते थे। आप इतना जवाब देने में डर क्यों रहे रतन सेन सिंह जी? आज आप बहुत पौराणिक होते जा रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा, ना प्रदीप सिंह जी से ना आपसे, कि सबसे ज्यादा बीजेपी को डर किससे लगता है? देता हूं, गठबंधन से ज्यादा डर है या फिर कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता से उत्तर प्रदेश में? साफ साफ सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का भय है गठबंधन का, और इनके खत्म हो जाने का भय है कांग्रेस पार्टी में जो प्रियंका गांधी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसका डर है। अगर प्रदीप सिंह जी नहीं बोल रहे हैं तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वो वोट बैंक जो इन्होंने अपनी बपौती समझ ली थी, उसने सवाल करना शुरू कर दिया है, और जवाब में कांग्रेस। चलिए ठीक है, आपने जो तर्क दे दिया अतुल चंद्रा जी, लेकिन क्या इतना आसान है क्या? जिस बात का जिक्र अभी रतन सेन सिंह जी कर रहे हैं कि गठबंधन तो बहुत मजबूत है और कांग्रेस ये रणनीति के तौर पर भले ही देख रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल होती तो शायद इस गठबंधन को ज्यादा फायदा होता, और अगर कांग्रेस अलग लड़ रही है तो फिर इसका नुकसान गठबंधन को भी होगा? पहले तो हम ये बता दें रतन जी को कि कांग्रेस का जो वोट बैंक ट्रेडिशनल रहा है वो आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के पास है जी, और बीजेपी के पास है। ब्राह्मण, दलित और ओबीसी, ये कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है। तो कांग्रेस सिर्फ बीजेपी से अपना वोट बैंक नहीं वापस लेने आई है, उसको कुछ वोट चाहिए दलितों के और ओबीसी के भी। इसलिए कांग्रेस का इस गठबंधन में न होना नुकसान पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को। बीजेपी को फिर उतना नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये तीनों पार्टी मिल करके, तीनों दल मिल करके एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि कांग्रेस अपना मिशन 30 छोड़ करके मिशन 20-15 पे उतर आए तो शायद ये लोग उसको अकोमोडेट कर लेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी जब एकदम से उसको ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा और जनता पूरी तरह से उनकी तरफ वापस आ जाएगी? इसलिए अभी इन लोगों के लिए उतना ही डर है जितना कांग्रेस की उम्मीदों को खरा उतरने में वक्त लगेगा कि उनको उतनी 30 सीटें मिल जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी किनारे खड़े होकर के तमाशा देख रही है कि अगर ये दोनों किसी भी तरह से समझौता नहीं करते हैं तो फायदा अंत में उसी का होगा। ठीक, अमित पुरी साहब, आपको भी लगता है ऐसा ही कि जितना प्रियंका गांधी बॉर्डर के आने से अगर सक्रियता कांग्रेस की बढ़ती है, बेहतर प्रदर्शन करती है, उसका ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, गठबंधन को नुकसान होगा? अच्छे, हम बहस करने चले थे कुंभ के ऊपर, पहुंच गए प्रियंका जी के ऊपर। मुझे सर हम चले थे कुंभ से, लेकिन सफर में ये भी मंजिल आनी थी। अच्छे, मैं आरोपित नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। पहले अगली लाइन तो सुन लो। अरे मुझे याद है, मैं सेंसस में बहस के लिए बैठता हूँ, लेकिन मैंने जब दोनों तरफ से कांग्रेस और सपा से तर्कों को सुना तो मुझे लगा कि कैबिनेट की मीटिंग लखनऊ से बाहर होने पे किसी को आपत्ति नहीं है, गोल गोल बात हुई, कुंभ के महत्व पे आपत्ति नहीं है। एक हिंदू का बता रहा था, नहीं कुंभ का एक मैं बीच में पूछना चाहता हूँ
कि कुंभ का महत्व क्या भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? बिल्कुल कदापि क्या नहीं। कुंभ की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी है? क्या सनातन धर्म पर जो हमारी परंपरा है वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर हेडगेवार साहब ने करी है? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने करी थी? या नरेंद्र मोदी ने भारतीय परंपरा का ये पहली बार नींव रखा है? ये धर्म जो है, ये जो भारतीयता को हथियाने का जो दम्भ है, उस दम्भ पर हमारा सवाल है और ये सवाल हम इतनी मजबूती से उठाएंगे। हम गंगा में डुबकी लगा करके पूछेंगे कि गंगा माँ का बेटा आप कई सवाल उस पर जवाब अमित पुरी साहब से लेते हैं ना रतन सेन सिंह जी, आप कई सवाल का जवाब लेते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं। ठीक है, अमित पुरी साहब उनका सीधा आरोप है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी ने ली, कुंभ को भी अपनी ठेकेदारी लेना चाहती है कि कुंभ भी हमारा। कि क्या आप पिछड़ों और दलितों, ठीक है सर, आप कई सवाल हो गए, आप जवाब सुन लीजिए। रोकना चाहते हैं रतन सेन सिंह जी, आपकी इस तरह की नीयत है? रतन सेन सिंह जी, अगर कोई व्यक्ति जो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों और इस वंचितों को अपना ये देता है नेतृत्व, उसके कुंभ में डुबकी लगाने से आपको क्यों डर लगता है? सर रतन सेन सिंह जी, मैं आपका सवाल उस पर ही जवाब ले रहा हूँ ना, आप जवाब तो सुन लीजिए। रतन सेन सिंह जी आपको करने नहीं देंगे। रतन जी जवाब तो सुन लीजिए। हमारी अपनी परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। रतन सेन सिंह जी अब सुन लीजिए ना, आपने जो ठेकेदारी का प्रश्न उठाया उस पर उत्तर तो ले लीजिए। अमित पुरी साहब जवाब दीजिए। पिछड़े और गरीब का बेटा देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और उसी कल्याणकारी राज्य के अंदर कुंभ के श्रद्धालुओं के लिए जो विगत वर्षों में व्यवस्था नहीं हुई, उससे बेहतर व्यवस्था हमने कर करके सौंपी है। और मैं सारे एनवायरमेंटलिस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसी भी देश के जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट ने कुंभ के स्नान के जल के बारे में अभी तक कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं। रतन जी के सवाल पर जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी ठेकेदारी साबित करना चाहती है इसमें कि जिस तरीके से आपने कुंभ के महात्म को खत्म करने का काम किया है, आपने जिस तरीके से इस देश में जो कुंभ की सनातन परंपरा थी उसको नष्ट करके आपने 15-15 हजार रुपया लेकर के वहां पर अय्याशी का अड्डा खोल दिया, जिस तरीके से आपने रतन सेन सिंह जी बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। स्नान ध्यान रतन जी आप क्या कह रहे हैं? आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसका अर्थ समझ कर बोल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? रतन सेन सिंह जी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया सोच समझ कर किया। पूछता हूँ कि आप अगर जुबान फिसल गई हो तो दुरुस्त कर सकते हैं, आपके पास अवसर है। भोजन भजन की परंपरा को नष्ट करके वहाँ पर भव्यता। प्रदीप सिंह जी आप समर्थन कर रहे हैं जो रतन सेन सिंह कह रहे हैं कि कुंभ के नाम पर अय्याशी का अड्डा बना दिया गया। सवाल खड़ा किया और आज जाकर के वहाँ मैं अब दोनों को रोक रहा हूँ। रतन सेन सिंह जी अब थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज। अमित पुरी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। प्रदीप सिंह जी आप समर्थन कर रहे हैं रतन सेन सिंह जी के इस बयान का? सादगी है, उस सादगी को खत्म करने के लिए रतन सेन सिंह जी अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो मैं आपकी आवाज थोड़ी कम करा दूं। अगर पहुंच रही है थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव जी ने दे दिया था 2012 के महाकुंभ में, जो व्यवस्था आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार ने दे दिया उसी से बार बार तुलना करने के लिए विवश है। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व का खुद को रतन सेन सिंह जी अब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। लोगों को निकाल अब मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। प्रदीप सिंह जी आप समर्थन कर रहे हैं जो हिंदुओं का जो बात अभी रतन सेन सिंह जी कह रहे हैं कुंभ को लेकर, आपकी पार्टी समर्थन कर रही है? अच्छा देखिए, रतन सेन जी ने जिन मुद्दों को उठाया, आप देखिए जब ये हम नहीं सर अभी जो उन्होंने कहा कि कुंभ के आड़ में जितना बजट खर्च किया जा रहा है अय्याशी का अड्डा बना दिया गया, जब ये कहते हैं सर मुझे इस पर जवाब दीजिए ना, इधर उधर गोल गोल मत घुमाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने, मैं इस चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा जी मैं साफ साफ करता हूँ कि इसी कुंभ में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने वहाँ पर ये 15-15 हजार का जो एयर कंडीशन, जो तमाम तरह के इन्होंने सुविधा युक्त लोगों को ऐश करने का अड्डा बनाया है, उसकी खिलाफत करी है। और ये भारतीय जनता पार्टी अब आपने सवाल उठा दिया ना धन्यवाद है रतन जी, अब आपने सवाल उठा दिया, आप थोड़ा धैर्य भी रख लीजिए, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती रतन सेन सिंह जी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सवाल को मैं बाकी मेहमान भी है ना, उनको भी उतना समय मिलना जरूरी है जितना आपको भी मिल रहा है ना पूरा समय बोलने का। प्रदीप सिंह जी जो अय्याशी के अड्डे का जिक्र कर रहे हैं रतन सेन सिंह, उसका समर्थन कर रहे हैं आप कि ऐसा है?
अच्छा देखिए, ये हम क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अब ये सर दरअसल इतनी सांसें क्यों अटक जाती प्रदीप सिंह जी? सवाल का सीधा सीधा जवाब देने से इतना बचते क्यों हैं? ये आने वाली संभावनाओं के मद्देनजर है या फिर मजबूरी अभी कोई है? जो कूड़ा खरीदने की मशीन जो गाड़ी मंगाई गई है, सर आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर मैं आपको रोकूंगा। भी घोटाला हुआ है। प्रदीप जी, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने बैठे हैं उस पर रहिए। अगर घोटाले के साक्ष्य आपके पास है तो अदालत की चौखट आपके लिए खुली है, क्यों नहीं जाते? 2 करोड़ सिर्फ आरोप लगा देने भर से भागने से काम नहीं चलता है ना सर। कुछ तथ्य सामने होने चाहिए, कुछ सबूत देने चाहिए। मैं रतन सेन सिंह जी, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। अतुल चंद्रा जी, जो रतन सेन सिंह कहना चाह रहे हैं, इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि कुंभ के नाम पर अय्याशी का अड्डा चल रहा है वहाँ पर? अरे भाई, कांग्रेस मानती है कि वो अय्याशी की जगह है। अतुल चंद्रा जी, सर प्लीज, रतन सेन सिंह जी, आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों से मैं अपील कर रहा हूं, मेरा सवाल अतुल चंद्रा जी से है। कृपया उनको बोलने का मौका दें, कृपया उनको बोलने का मौका दें। अतुल चंद्रा जी, देखिए ऐसा है अक्षय, ऐसा है कि वहां पर सुविधाओं का स्तर ऊंचा कर दिया गया है। टेंट्स जो हैं उनको अच्छा बना दिया गया है। वीआईपी, वीवीआईपी जो पिलग्रिम्स वहां पहुंच रहे हैं, जो लोग देखने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, उनके लिए जन सामान्य की बुकिंग के लिए भी पर्यटन विभाग ने रखा है। ग्रैंड बसेरा 100 रुपए में, और जो कॉटेज बनाया 3000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक का है। अरे भाई, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। कुंभ जो है वो अय्याशी की जगह है। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी वहां स्नान करने गए थे, क्या मान के गए थे? कुंभ में अय्याशी का अड्डा करने के लिए कुंभ में अय्याशी का अड्डा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस इस देश के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अपमान तरीके से। सर अगर आप तीनों लोगों की बातें हो गई हो तो अतुल चंद्रा जी अपनी बात पूरी कर लें। अगर आप तीनों की बात पूरी हो गई हो, 8000 रुपए तक आपकी कॉटेज की व्यवस्था नहीं, ये बात नहीं है। कुंभ को अय्याशी का अड्डा बताना। सर मैंने अतुल चंद्रा जी से सवाल किया, उम्मीद कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखें, लेकिन आप लोग उनको तो अवसर दे दीजिए ना। प्रदीप सिंह जी, रतन सेन सिंह जी और अमित पुरी साहब, मैं आप तीनों को रोक रहा हूं। अतुल चंद्रा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये राजनीतिक दलों में चुनाव की इतनी ज्यादा बौखलाहट होती है क्या कि वो किस संदर्भ में शब्दों का चयन कर रहे हैं और क्या शब्द चयनित कर रहे हैं वे भूल जाते हैं? अय्याशी शब्द अपने आप में इतना गंदा है उसका अर्थ कि उसको कुंभ के से जोड़ना जो है वो अनुचित है। ये कहीं से भी सही नहीं है कि आप कुंभ में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको आप अय्याशी का अड्डा बना दें, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई भी जो वहां जा रहा है वो अय्याशी के लिए जा रहा है। अगर आप अय्याशी का सही अर्थ लेकर के चल रहे हैं, लूजली आप यूज कर रहे हैं तो भी वो गलत है, क्योंकि बड़ा गंभीर आरोप है कि आप कह रहे हैं कि वो अय्याशी का अड्डा बना हुआ है। नहीं, मैं एकदम इसको मैं सवाल ये बहुत रतन सेन सिंह जी, मैं आप दोबारा सुना सकता हूं। जनता पार्टी ने संतों की बात को नकार करके रतन सेन जी सिर्फ अपने और मैं चाहता हूं सुनिए ना, चैनल इसको जारी रखे। बंदूक दूसरे के कंधे पर मत रखिए ना। इन्होंने वहां पर 13,000 15,000 के क्वार्टर सर मेरी बात सुनिए और हमसे बता रहे हैं मेरी बात ये सुनिए। आप नहीं चाहते क्या जो संभावनाएं जाहिर की जा रही है, रतन सेन सिंह, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुंभ में तकरीबन 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं, वो सब अय्याशी करने जा रहे हैं? वो सब अय्याश है। रतन सेन सिंह जी, रतन सेन सिंह जी, मेरा सवाल आपसे, अमित पुरी साहब प्लीज, अमित पुरी साहब मेरा सवाल रतन सेन सिंह से। अपमानजनक शब्द कोई नहीं, कोई धर्म की व्याख्या न करें। रतन सेन सिंह जी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, यानी समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि जो भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 12 से 15 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। एकदम गलत बात है,
एकदम गलत बात सर। अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था मैं दोबारा सुना सकता हूँ। रतन सेन जी, रतन जी, मैं आपको वो क्लिप दोबारा सुना सकता हूँ। रतन सेन सिंह जी, कांग्रेस का उसको समर्थन है, कांग्रेस का उसको समर्थन है। चुनाव बाद एक साथ सरकार अमित पुरी साहब प्लीज मुझे पहले उनसे जवाब लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रतन सेन सिंह जी, प्रदीप जी प्लीज मैं इनके बाद आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। सैकड़ों साल से जो विदेशी भी आते रहे वो उसी टेंट में रुकते रहे जो संतों के आध्यात्मिक केंद्र लगे रहते थे। मुझे ये बताइए कि इस बार जो वहां पर इंतजाम किए गए हैं क्या वो अय्याशी का अड्डा है? रतन सेन सिंह जी, आप सवाल से भाग नहीं सकते। अपने आप मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। वाला बता दिया, मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। यानी हम समाजवादी पार्टी का स्टैंड माने या फिर व्यक्तिगत बयान आपका मान लें कि आपसे निकल गया जुबान से? नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं सर, मैं क्लिप दोबारा सुना दूंगा। समाजवादी पार्टी मैं क्लिप दोबारा सुना दूंगा। रतन सेन सिंह, कुंभ अय्याशी का अड्डा। रतन जी, मैं दोबारा क्लिप सुना दूंगा आपकी। ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग है उत्तर प्रदेश के अमित लिए। पुरी साहब प्लीज, आप लोग ब्रेकिंग के इंतजार में रहते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगा। रतन सेन सिंह जी, चैनल पे अगर भूलचूकवश आपसे ये हुआ है तो अब भी हम आपको मौका दे रहे हैं, आप अपने शब्द वापस ले सकते हैं। नहीं, मैं उनका नैरेटिव, और अगर आप उस पर अड़िग हैं तो क्या ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड माने? शब्द पर आपत्ति है, शब्द अगर स्लिप हुआ होगा तो उसके लिए मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन मेरा सवाल अब भी बरकरार है कि पिछले कुंभ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले कुंभ में इस तरीके के आयोजन का सुझाव आया था। संतों ने कहा कि यहां पर जिस तरीके से आज तक परंपरागत रूप से लोग रह करके ध्यान, ज्ञान, भजन, भोजन करते रहे हैं उसी परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, कोई कीमती कॉटेज नहीं लगाना चाहिए, इससे ध्यान में भंग होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे नहीं माना और वो भव्यता बरकरार करने के लिए दिव्यता को छोड़ करके ये भव्यता पर सवाल है आपका। मैं शब्द की अगर जहां तक सवाल है, कुंभ में इतनी भव्यता की जरूरत नहीं है आपके चैनल पर, पूरी जिम्मेदारी से। सर मुझे बताइए कि भव्यता पर आपका सवाल है कि इतने भव्य आयोजन क्यों हो रहा है कुंभ को लेकर? रतन जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर कहता हूं, धर्म जो है दिव्यता का होता है, आध्यात्मिकता दिव्यता का होता है, आयोजन भव्यता के होते हैं। शादी विवाह, मैं फिर से आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कहता हूं, शादी विवाह, तिलक, बरच्छा और जो राजनीतिक आयोजन आप इत्तेफाक रख रहे हैं रतन सेन सिंह जी से, या बचाव की मुद्रा में आ गए? दैवी पूजन या रतन सेन सिंह बचाव की मुद्रा में आ गए? वहां दिव्यता का सवाल होता है। ठीक है प्रदीप सिंह जी। अच्छा देखिए कि निश्चित तौर पर जो तीर्थ यात्री वहां आते हैं उनके लिए रहने की फ्री व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। रैन बसेरा की कास्ट उन्होंने 100 रुपए रखी है और जो सर मुझे ये बताइए 3000 ये बात रखना अपना तरीका है या फिर ये कह देना कि अय्याशी का अड्डा बना दिया गया कि तीर्थ यात्रियों के साथ जो गरीब तीर्थ यात्री हैं उनका व्यापारीकरण नहीं करना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात है, हम वहां पर अपना कैंप चला रहे हैं, हम वहां पर रैन बसेरा में वहां पर रुकने की फ्री व्यवस्था दे रहे हैं, हम भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं और 5000 कंबल हमारे यहाँ पर हैं। लगातार हमारे कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता वहां पर घूमते हैं, अमित पुरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ और सारी व्यवस्था हम कराते हैं। क्या ये बता सकते हैं कि आरएसएस के कितने कैंप वहां लगे हैं? समाजवादी पार्टी को कुंभ की भव्यता से ऐतराज है कि इतना भव्य आयोजन करने की जरूरत क्या है? प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि आपने जो आयोजन किया था उसको निःशुल्क कर देते, आप खूब भव्य आयोजन करते, ऐसा मुमकिन है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुंभ की दिव्यता और भव्यता की जो कल्पना पौराणिक थी उसको शाश्वत रूप प्रदान करने का धर्म संवत कार्य किया है, आधार्मिक कार्य नहीं किया। नंबर एक मैं आऊंगा, सुन लीजिए फिर आपके पास। आप ही कह लीजिए रतन सेन जी अब सुन लीजिए, आरोप कहां पर टिकेंगे मुझे नहीं मालूम है। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक लोक कल्याणकारी सरकार की तरह कुंभ के आयोजन को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए हर दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर और तमाम तर सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई हैं और वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आरएसएस के तमाम संगठन और आरएसएस के गजब है, मतलब
एक धार्मिक आयोजन को लेकर जिस तरह की राजनीति देखने को मिलती है वो वाकई में लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि धार्मिक आयोजन के पीछे मकसद क्या होता है और राजनीतिक दल अपने अपने मुनाफे की खातिर उसको कहां तक लेकर चले जाते हैं। मैं अब आप तीनों मेहमानों को रोकूंगा क्योंकि चर्चा के समापन का भी वक्त हो रहा है। फाइनल रिएक्शन अतुल चंद्रा जी, क्या कहेंगे? भव्यता पर सवाल उठाना जायज है कि अगर कोई आयोजन हो रहा है, कोई धार्मिक आयोजन ही सही, अगर उसकी भव्यता बढ़ती है तो इस पर ऐतराज होना चाहिए क्या? ठीक है सर, ठीक है, अब टाइम अप हो गया, अब टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। दिक्कत यह है कि जब सीधा सवाल पूछे तो सीधा जवाब देने से आप लोग बचते हैं, दाएं बाएं भागने की कोशिश करते हैं। ये बात दर्शकों को समझ नहीं आती। दर्शक हमारे बहुत सीधे हैं, भोले भाले हैं, वो सीधी भाषा समझने में यकीन रखते हैं और आप लोग राजनीतिक दलों की तरफ से सीधा जवाब कभी दिया नहीं जाता। अतुल चंद्रा जी, जो कुंभ की भव्यता पर जो अब सवाल उठाए जा रहे हैं, अय्याशी का अड्डा तक बताया जा रहा है, क्या कीजिएगा? छोड़ देना चाहिए? देखिए, कि अपने हिसाब से चलने दो आयोजन। अलग अलग क्लासों के लिए रुकिए, हमारा अलग अलग क्लास के लोगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं। अब वैष्णो देवी काफी लोग पैदल जाते हैं और कुछ लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो वो जो व्यवस्था है उसमें भी एक अंतर है। क्या वो भव्यता का पार्ट नहीं होगी? तो अगर यहाँ पर एक अच्छा टेंट दिया जा रहा है और जिसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई गलत बात है। अच्छा जी, मैं फिर से ऑनलाइन बुकिंग है, ऑनलाइन ऑनलाइन बुकिंग है। देखिए, अय्याशी का सर देखिए, सर अब चर्चा के समापन का वक्त हो गया है, लेकिन रतन सेन सिंह जी, आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था उसकी क्लिप मैं आपको जरूर प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भिजवाऊंगा, उसको सुनिएगा और फिर उसके बाद आकलन करिएगा कि आपने जिन शब्दों का चयन किया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो क्या जायज है या फिर नहीं है। मैं उसकी क्लिप आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कुंभ की भव्यता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भाषा शायद आम दर्शक सुनना पसंद नहीं करते हैं। राजनीतिक दल हैं, आप राजनीति कीजिए, राजनीति के लिए तमाम मुद्दे हैं, लेकिन किसी धार्मिक आयोजन को लेकर अगर राजनीतिक बौखलाहट इस तरह की देखने को मिले कि शब्दों के चयन का भी जरा ज्ञान न रह जाए, तो ये वाकई में चौंकाता भी है। और रही बात ब्रांडिंग की कि कुंभ की ब्रांडिंग ज्यादा हो रही है, सरकार ज्यादा ब्रांडिंग कर रही है, तो सवाल एक ये भी उठता है कि आम जनता को विकास के कामों से ज्यादा मतलब होता है या फिर इस तरह के आयोजनों से ही वोटर प्रभावित होकर वोट दे देता है। और अगर ऐसा होता तो फिर विकास के काम तो पीछे रह जाते। इस तरह के आयोजन ही राजनीतिक दलों की सरकारें करती और अपनी सरकार बनाती। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना है। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।